हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना कंपनी लॉ का पार्ट थर्ड। पार्ट टू में हमने प्राइवेट कंपनी तक पढ़ लिया था, तो उसका हम एक बार अपनी पीपीटी स्लाइड से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम उसे याद रख पाए, भूले ना। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेमोरेंडम दिखाया था रिलायंस कंपनी का, कि रिलायंस कंपनी की मेमोरेंडम को किस किसने सब्सक्राइब करा था, यानी कौन कौन रिलायंस कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम थे। तो ये सब पर्सन थे। पर्सन के नेम ऑफ द सब्सक्राइबर दे रखा है और कितनों ने शेयर होल्ड कर रखे हैं, इसकी भी डिटेल दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं पीपीटी से आराम से। चलिए, टाइप्स ऑफ कंपनी हमने स्टार्ट कर दिया था। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी के बेस पे कंपनीज को कितने टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप हमने क्लासीफाई करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है होता है ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर, या फिर कहूँ कि अप टू अनपेड कॉल्स ऑफ द शेयर। पढ़ लेते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount if any unpaid। कोई अगर अनपेड अमाउंट है शेयर होल्डर का, तो उतने तक की अगर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है तो उसे कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक। एग्जाम्पल भी डाल दिया मैंने इसमें। इफ आई होल्ड शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वर्थ रुपीज 5 लाख। मान लो मैंने एक्स वाई जेड लिमिटेड के 5 लाख के शेयर खरीदे, आउट ऑफ विच आई मीट द कॉल्स फॉर रुपीज 3 लाख, और उनमें से मैंने 3 लाख की कॉल अब तक चुका दी, कॉल मीट कर दी। ठीक। तो अब मेरी बचा हुआ लाइबिलिटी कितनी तक है? देन माई लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द कंपनी इज अनपेड अमाउंट दैट इज 2 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख। 2 लाख तक ये मेरी लाइबिलिटी है इन रेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी की, चाहे कितनी भी लाइबिलिटी हो, मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपीज तक है। ठीक है। और फिर एक लास्ट पॉइंट है इसमें, कि को ओनर जो होते हैं कंपनी के, वो को ओनर नहीं होते कंपनी के एसेट के, क्योंकि कंपनी एक पर्सन की तरह ट्रीट करा जाता है लोगों की नज़रों में। तो जैसे एक पर्सन हो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, इसी तरह कंपनी भी अपने नाम पे अपनी एसेट अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। और अगर कंपनी अपने नाम पे अपनी एसेट और प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, तो उसके ऊपर कोई ओनरशिप राइट शेयर होल्डर का नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे ही दूसरी टाइप में क्लासीफाई करा गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू दी सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, प्री डिटरमाइंड अमाउंट, और वो भी लाइबिलिटी जब आएगी एट अ टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, तो उस कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इट्स एज अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक ही रहेगी, एज द मेंबर मे टेक अंडरटेकिंग, जितने अमाउंट तक के लिए मेंबर ने सहमति दी है अपनी, सिर्फ उतने अमाउंट तक के लिए उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी रहती है। मान लो मेंबर्स ने कहा कि मैं 5 लाख तक के लाइबल हूँ, तो फिर मेंबर 5 लाख तक के लिए ही लाइबल रहेंगे, और वो भी एट द इवेंट ऑफ बाइंडिंग, और वो भी बाइंडिंग अप के टाइम पे, ड्यूरिंग दी बिजनेस नहीं रहेंगे, बाइंडिंग अप के टाइम पे ही रहेंगे, और वो भी उतने अमाउंट तक के लिए मेंबर लाइबल रहेंगे जितने अमाउंट की मेंबर ने गारंटी ली है। तो ऐसी कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू दी अमाउंट स्पेसिफाइड बाय मेंबर्स, और वो भी एट टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। ठीक। पढ़ लेते एग्जाम्पल, इसमें मैंने वही डाला। इफ आई टुक द गारंटी इन पीवाई क्यू प्राइवेट लिमिटेड वर्थ रुपीज 10 लाख, अगर मैं पीवाई क्यू प्राइवेट लिमिटेड में 10 लाख तक की गारंटी ले ली मैंने, मान लो, देन मेरी लाइबिलिटी रहेगी ओनली 10 लाख तक ही, वो भी एट अ टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। ठीक है, मेरी लाइबिलिटी बाइंडिंग अप के टाइम पे रहेगी 10 लाख तक ही रहेगी, जितने की मैंने गारंटी ली है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड की, चाहे पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड की लाइबिलिटी 10 करोड़ हो जाए या कितनी भी हो जाए, मेरी लाइबिलिटी 10 लाख तक ही रहेगी कि जितने की मैंने गारंटी ली है। ठीक। It is the right of the guarantee company to refuse to the accept of transfer of members of his interest in the company in the different footing than the debt of the liability of the shareholders। ठीक है ना। ठीक। तो ये था कि नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरजमल का केस है ये। इसमें क्या था कि जो नरेंद्र कुमार अग्रवाल थे वो गारंटीर थे, यानी उन्होंने गारंटी ली थी कंपनी की, कि वे कंपनी को मान लीजिए एक्स अमाउंट की गारंटी ली थी, कंपनी को एक्स अमाउंट पे वाइंडिंग अप के टाइम पे देंगे। अब ये क्या चाहते हैं कि अपनी गारंटी चाहते हैं मेरे दोस्त को ट्रांसफर करने को, तो उन्होंने कहा कंपनी से कि मैं अपनी गारंटी अपने दोस्त को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो कंपनी ने ये कह के मना कर दिया कि नहीं, शायद जैसी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वैसी आपके दोस्त की फाइनेंशियल पोजीशन ना हो, इसलिए हम आपको ट्रांसफर करने नहीं देंगे।
नरेंद्र कुमार जी अभी भी इसी जिद पर अड़े थे कि उन्हें ट्रांसफर करना है। ये केस गया कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, कंपनी के पास ये अधिकार है कि कंपनी मना कर सकती है, गारंटी कंपनी के पास ये अधिकार है कि गारंटी कंपनी मना कर सकती है गारंटी के राइट को ट्रांसफर करने से अपने कंपनी के इंटरेस्ट में। ये अगर उसे लग रहा है कि अगर वो ट्रांसफर करने से कंपनी का लॉस होगा तो वो ट्रांसफर करने के लिए मना कर सकती है। कंपनी का लॉस ट्रांसफर करने से कब होगा? मान लो सामने वाले बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो पेमेंट का डिफॉल्ट करेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो कंपनी को ही तो लॉस होगा ना। ये कहना चाह रहा है ये केस था। इन केस ऑफ नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरजमल इन्वॉल्व्स अ डिस्प्यूट ओवर द ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी की। ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप इंटरेस्ट, गारंटरी मेंबर बनता है गारंटी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं वो गारंटर की बात कर रहा है। बैकग्राउंड क्या था इससे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये एक ऐसी कंपनी थी जो लिमिटेड बाय गारंटी थी। एक सेकेंड, ये स्लाइड ऐसे क्यों हो गई बंद? तो नरेंद्र कुमार अग्रवाल वैसे सूरजमल का केस था। डिस्प्यूट कर दी। नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी चाह रहे थे अपना राइट ट्रांसफर करना, अपनी मतलब गारंटी को ट्रांसफर करना चाह रहे थे किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे बंदे को, लेकिन कंपनी नहीं चाह रही थी। तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, कंपनी के पास ये राइट है कि वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है, कि ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दे कि ट्रांसफर नहीं होगा। अब दूसरी है अनलिमिटेड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उस कंपनी को कहेंगे अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी कंपनी के मेंबर्स की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उस कंपनी को भी कहेंगे अनलिमिटेड कंपनी। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले कि क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब। मान लीजिए अगर 6 मेंबर है किसी कंपनी में, ठीक, इफ देयर इज 6 मेंबर्स इन अ कंपनी और द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 10 लाख, और 10 लाख है कंपनी की लायबिलिटी। लेट्स सपोज, कलर ले लेता हूँ मैं, कि मान लीजिए 6 मेंबर्स है कंपनी में और लायबिलिटी है कंपनी की 10 लाख रुपीज। ये मान के चलिए आप। तो हर एक मेंबर इंडिविजुअली भी और इन एग्रीगेट भी सारे मेंबर्स 10 लाख तक के लिए लायबल रहेंगे। देन ईच मेंबर्स आर ज्वाइंटली, मतलब सारों को मिलाकर भी, और सेवरली मतलब अलग अलग भी, इंडिविजुअली भी लायबल रहेगा फॉर 10 लाख रुपीज। कि मान लीजिए छह छह मेंबर्स है कंपनी में, जिनमें से एक मेंबर है राजू, तो राजू भी 10 लाख तक के लिए लायबल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर राजू 10 के 10 लाख रुपए पे कर देता है तो उस केस में राजू को अधिकार रहेगा कि वो बचे हुए 5 मेंबर से उनके हिस्से का कंट्रीब्यूशन मांग सके। ठीक। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पे हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई करा था? कंपनी, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब पढ़े हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कि कितने मेंबर्स है कंपनी में, उसके बेस पे कंपनी को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करा गया है। पहला है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होगा उसे कहेंगे 1 पर्सन कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2062 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड दैट 1 पर्सन कंपनी इज a company in which only 1 person is as a member। की ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा होगा मेंबर, उसे कहेंगे 1 पर्सन कंपनी। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन who shall in the event of the subsequent death of or incapability of contact of a member become the member of the company। कि एक आर्टिक उसके मेमोरेंडम में एक ऐसे बंदे का नाम भी लिखा हुआ होगा जिसे कहते हैं हम नॉमिनी, जो अगर मेन मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मेन मेंबर इनकेपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है, तो वो जो अदर पर्सन है जो नॉमिनी है वो मेन मेंबर की जगह लेके ऐसा मेंबर बन के कंपनी को चला सके। ये पॉइंट लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने कंपनी के फीचर में पढ़ा था कि कंपनी इज द परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की में परपेचुअल सक्सेशन होती है, चाहे मेंबर आए जाए मरे कुछ भी हो, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन वो जब भी चलेगी ओपीसी के केस में जब नॉमिनी होगा। नॉमिनी नहीं हुआ तो एक ही बंदा अगर वो उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में कंपनी नहीं चल पाती। तो इसलिए एक बंदा रखना पड़ा बैकअप में जो उसकी जगह ले सके मेन मेंबर्स की, अगर उसके साथ कुछ होता है तो। द अदर पर्सन होज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट। ये मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम का नाम सॉरी, हाँ, कि जिस बंदे का नाम हम मेमोरेंडम में ऐड करना चाह रहे हैं, जिस बंदे को हम नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, ये समझो, मेमोरेंडम छोड़ो, ये कंफ्यूजिंग करेगा बार बार आपको, कि जिस बंदे को, अगर हम किसी बंदे को नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, अब ये मान के चलो, तो हमें उसकी पहले कंसेंट तो लेनी पड़ेगी कि भाई हम आपको नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपनी ओपीसी में, क्या आप बनना पसंद करोगे? ऐसा हम उससे पूछेंगे। बंदा कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ओपीसी में नॉमिनी बनना चाहूंगा।
तो फिर उस केस में हम उस बंदे को नॉमिनी बनवाने के लिए उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उससे कंपनी ओपीसी को जनरेट करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, और फिर ओपीसी चलेगी। इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म में हम उसकी कंसर्ट ले लेंगे जिसे हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं कि क्या आप हमारी कंपनी में नॉमिनी बनना चाहोगे या नहीं। एंड द सेम फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और उसे आरओसी के साथ आरओसी में फाइल कर देंगे। किसके साथ होता है ये प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है जिसमें हम कंसर्ट लेंगे, ये फॉर्म, मेमोरेंडम और आर्टिकल, तीनों चीज जाती है आरओसी के पास, आरओसी उन्हें वेरीफाई करता है और उसके बाद ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर देता है। सच अदर पर्सन मे हैव गिवन राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, लेकिन जिन जो नॉमिनी है हम उसे भी राइट देते हैं कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि जो मेन मेंबर है ये कुछ इलीगल काम कर रहा है या ये सही काम नहीं कर रहा, तो आप किसी भी समय अपनी नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कंपनी से कि कंपनी, मैं अब आपकी कंपनी में नॉमिनी नहीं रहना चाहता, आप कृपया मुझे जाने की परमिशन दीजिए। The member of OBC may have any time changed the name of the such other person by the giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar of company ROC को, कि जो मेन मेंबर है जिसने कंपनी क्रिएट करी है वो भी नॉमिनी कभी भी बदल सकता है। उसे मान लो जो जिस पर्सन का नेम नॉमिनी में लिखा था उसे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा है कि बंदे में कुछ गड़बड़ है, या फिर वो बंदा से अब उसकी लड़ाई हो चुकी है, या फिर वो बंदा पे अब उसे ट्रस्ट नहीं रहा किसी भी तरीके से। मान लीजिए कि मेंबर्स को अब उस बंदे पे जिसे उसने नॉमिनी बनाया था उस पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो वो नॉमिनी बदलना चाहे तो क्या बदल सकता है? हाँ, लॉ में कहा है कि मेंबर जो है वो किसी भी टाइम नॉमिनी बदल सकता है। कैसे बदलेगा? मेंबर कहेगा कंपनी को और कंपनी कहेगी आरओसी को कि आप कृपया ये नॉमिनी बदल दीजिए। तो जब नॉमिनी बदलने का फॉर्म जाएगा उसी के साथ नए नॉमिनी की डिटेल जाएगी कि नया नॉमिनी आप किसे बनाना चाहते हैं। Any such change in the name of the person shall not be deemed to the alteration of memorandum, कि अगर कोई नॉमिनी बदल रहे हैं, नॉमिनी का नेम चेंज हो रहा है तो उसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के अंदर नहीं लाया जाएगा। अब कौन देखते हैं कौन बंदा मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का, उसके बारे में देख लेते हैं। ओनली अ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी कभी ना मेंबर बन सकती है ना नॉमिनी बन सकती है। हो इज इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट ऑन इंडिया और अदरवाइज, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, चाहे नागरिक हो वो, चाहे निवासी हो या ना हो, रेसिडेंट हो या ना हो, सिटीजन होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं आपके रेसिडेंशियल बेस पे ओपीसी क्रिएट करें, तो रेसिडेंशियल बेस पे ओपीसी क्रिएट करने के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव करने के लिए आपको कम से कम इंडिया में 120 दिन रहना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम इंडिया में रहना चाहिए नॉट लेस देन 120 डेज की, कम से कम 120 दिन आपको पिछले साल इंडिया में रहना चाहिए, जिससे आप रेसिडेंट प्रूफ हो सकें और रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे आप ओपीसी क्रिएट कर सके। वरना सिटीजनशिप के बेस पे तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 120 दिन रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब होता है कि मान लो किसी को 2024 के अंदर अपनी ओपीसी बनानी है, तो वो बंदा 2023 के अंदर कम से कम 120 दिन भारत में रहा हो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम द नॉमिनी मोर देन वन ओपीसी, कि कोई भी बंदा ना तो एक से ज्यादा ओपीसी क्रिएट कर सकता है और ना एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। उसके बाद है नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओबीसी, कोई माइनर ना तो मेंबर बन सकता है ना ओपीसी का, और ना ही नॉमिनी बन सकता है ओपीसी में। ठीक। और ना ही वो शेयर होल्डर कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के अंदर। और क्या सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी और एनबीएफसी, कि ना तो सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है ना कैश का लेन देन करने वाली कोई कंपनी बन सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हमने लास्ट में पढ़ा था कल, प्राइवेट कंपनी से भी देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में, उसके बाद हम अपना आगे की चीजें पढ़ेंगे मॉड्यूल से। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग दी मिनिमम, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सॉरी फॉर दैट, कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब एंड वाई इट्स आर्टिकल, कि प्राइवेट कंपनी उसे कंपनी कहेंगे जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट वो होगी, और साथ में उसके आर्टिकल में कुछ चीज लिखी हुई होगी। उसके आर्टिकल में लिखा होगा कि रेस्ट्रिक्शन होगा उसके आर्टिकल में राइट टू ट्रांसफर शेयर, कि उसके आर्टिकल में लिखा होगा कि आप फ्रीली शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक कंपनी में तो क्या होता है, इनफाइनाइटली शेयर ट्रांसफर होते हैं, आज किसी ने शेयर खरीदा कल कोई और खरीदेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर
शेयर के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप इजीली शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन में आप कर पाओगे। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जनरली मना है, लेकिन कुछ कंडीशन में आप कर चीजें वे चीजें कर सकते हो जिन पर रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन किस चीज पे प्रोहिबिशन है, जैसे कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिशन है इनविटेशन टू फ्रॉम टू द पब्लिक और टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकती कि आप आओ मेरे हमारे शेयर खरीदो या आप हमारी सिक्योरिटी खरीदो। तो उस केस में प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन मतलब होता है कि स्टिक रूल, कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये स्टिक, पत्थर की लकीर जिसे बोलते हैं हिंदी में, वही है ये, कि प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, उस पर प्रोहिबिशन। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी के राइट की शेयर जो है वो मेंबर ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ केसेस में, क्योंकि वहां रेस्ट्रिक्शन शब्द इस्तेमाल है ना कि प्रोहिबिशन। और एक्सेप्ट 1% कंपनी, 1% कंपनी को छोड़ के बाकी सभी प्राइवेट कंपनी की मिनिमम लिमिट है 2 और मैक्सिमम लिमिट है 200। ठीक। और स्मॉल कंपनी को भी 1% कंपनी, और स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी को ही भी प्राइवेट कंपनी ही माना गया है लॉ की नेचर में। अब देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम मेंबर जो है 200 की कैलकुलेशन कैसे होती है, कि 200 की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे प्राइवेट कंपनी में भी हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, तो वो अपने शेयर इशू कैसे करती है, किन किन पर्सन को करती है, हम सबसे पहले वो पढ़ना चाह रहे थे। तो वो हमने नीचे स्लाइड में कर लिया था, एक सेकेंड, कि ये रहा कि कैसे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को इशू करती है। पब्लिकली तो कर नहीं सकती, लेकिन कैसे करती है। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर किसी पर्सन को इशू कर सकती है ऑथराइजेशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, कि उस बंदे के रिगार्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी उस बंदे को शेयर दे सकती है और मेंबर बना सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, इसमें थोड़ा करेक्शन करांगा, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा गलती हो गई थी, टाइपिंग में थोड़ी टाइपिंग एरर था। Special resolution means resolution that meet the special requirement in order to be passed by and laid down by its company law। क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए इसे पास करा जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होगा, जब 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर की सहमति मिलेगी। कि मान लो किसी भी मीटिंग में 4 मेंबर हैं, ऐसे मान के चलो, तो 4 में से 3 ने अगर सहमति दे दी तो उसे कहेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, और 4 में से 3 ने सहमति नहीं दी तो उसे कहेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी कि उस टाइम जितने बंदे मीटिंग में बैठे होंगे, जब मेंबर गया होगा कि मुझे आप शेयर चाहिए आपके, मुझे आपकी कंपनी में मेंबरशिप चाहिए, तो उस केस में जितने भी बंदे मीटिंग में बैठे होंगे इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब होता है कि मेरे बिहाफ में, मैं अपने बिहाफ में किसी को मीटिंग में भेज सकता हूँ, ये मुझे राइट मिलता है। तो अगर जिसे प्रॉक्सी को भी इंक्लूड करेंगे, जो जिनके प्रॉक्सी हैं, जो खुद नहीं आए, जिन्होंने अपने बिहाफ में किसी और बंदे को भेजा है, वे पर्सन को भी इंक्लूड करा जाएगा। तो जितने ओवरऑल पर्सन होंगे उस मीटिंग में, एक सेकेंड, थोड़ी नॉइज आएगी अभी आपको, ठीक है गई, कि जितने भी बंदे ओवरऑल मीटिंग के अंदर हैं, उनमें 3/4 ने अगर सहमति दे दी कि हाँ इस बंदे को आप मेंबर बना दो, तो वो बंदा मेंबर बन जाएगा, कोई भी हो फिर वो। ठीक। एनी मेंबर, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, अगर उसके बिहाफ में 3/4 पर मेंबर्स ने कह दिया कि हाँ इसे मेंबर बना दो, तो वो बंदा मेंबर बन जाएगा। एक बार वो बंदा मेंबर बन गया तो आने वाले जितने टाइम में शेयर इशू होंगे वो बिना एसआर के इशू कर देंगे उसे, क्योंकि उसके बिहाफ में हमने एक बार ऐसा ले चुके हैं, हम उस बंदे को एक बार हम ऑथराइज कर चुके हैं कि हाँ ये बंदा ऑथोराइज है, बंदे के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बंदा ठीक है। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देते हैं जब नए शेयर इशू करते हैं। पहले तो कर सकते हैं किसी बंदे को एसआर पास करके, अगर उस बंदे को एक बार एसआर पास करके कर दिया, मेंबर बना दिया, तो आने वाले टाइम में जितने भी शेयर उसे इशू करेंगे वो बिना एसआर के कर सकते हैं। दूसरा है टू एम्प्लॉयज अंडर ईसोप स्कीम, इसको ईसोप स्कीम के लिए भी लेकिन एसआर पास करना पड़ता है। अब ईसोप स्कीम होती क्या है, ईसोप स्कीम होती है कि मान लो आज मैं किसी कंपनी में जाकर ज्वाइन हुआ, मैंने, कंपनी ने मुझसे कहा कि अगर आप हमारी कंपनी में 20 साल सर्व करेंगे अपनी सर्विस, तो 20 साल बाद जो शेयर की प्राइस होगी, मतलब जो जो आज की शेयर की प्राइस है, वो 20 साल बाद भी हम शेयर आपको उसी कीमत पे दे देंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही कहे, कुछ और भी टर्म रख सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट सपोज ऐसा मुझसे कहा है, और फिर कंपनी कह रही है कि आप 20 साल मेहनत करिए और जितने हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके। उसे इस चीज को हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ईसॉप स्कीम। तो अगर किसी एम्प्लॉय को
ESOP स्कीम से मिले हैं शेयर तो वो भी मेंबर बन जाएगा, क्योंकि शेयर मिलने के बाद कोई भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या नॉन एम्प्लॉय हो, मेंबर ही बनता है अल्टीमेटली। तो जो इम्प्लॉय शेयर मिलने के बाद मेंबर बना होगा उसे कहेंगे इम्प्लॉय तो है ही, कम मेंबर, कम मतलब एडिशन, कि इम्प्लॉय कम मेंबर। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिसने इम्प्लॉय था, 20 साल अपनी जॉब करी, उसके बाद वो उसे शेयर मिल गई इस स्कीम से, वो मेंबर बन गया। लेकिन अब वो चाह रहा है कि मैं आराम करूं, 20 साल मैंने मेहनत करी है, मैं आराम करूं, तो वो जॉब छोड़ चुका है, लेकिन वो उसके बाद शेयर अब भी है, तो क्या मेंबरशिप अब भी है? हाँ। तो उस पर्सन को कहेंगे एक्स एम्प्लॉय, की मतलब अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है, एक्स एम्प्लॉय बन गया, लेकिन कम मेंबर, मेंबर अभी भी है, तो एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर कहेंगे उस पर्सन को, जो पर्सन अब जॉब छोड़ चुका, लेकिन हाँ वो अभी भी शेयर होल्डर है। तो अब पढ़ लेते हैं 200 की काउंटिंग, कि 200 में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होने, क्यों उनको इंक्लूड नहीं होने के? पर्सन हु आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि पर्सन जो एम्प्लॉय हैं जिन्हें शेयर मिले हैं ESOP स्कीम से, वे इंक्लूड नहीं होने के 200 की लिमिट में। लॉजिकल भी है, क्योंकि जो शेयर ESOP स्कीम से मिलते हैं वो हजारों एम्प्लॉय को मिलते हैं, और अगर सबको इंक्लूड कर लिया तो ये 200 की लिमिट तो छोटी पड़ जाएगी, और प्राइवेट कंपनी कभी रह ही नहीं पाएगी, तो इसलिए एम्प्लॉय को हटा दिया गया। एक्स एम्प्लॉय को भी हटा दिया गया, कि एक्स एम्प्लॉय भी है तो वे भी उनको भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करा जाएगा। तो एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय शैल नॉट इंक्लूड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल मेंबर। और एक बात, की ज्वाइंट ओनर को सिंगल यूनिट ट्रीट करा जाता है। सिंगल यूनिट मतलब कि मान लो 10 लोगों ने मिलकर अगर कंपनी का एक शेयर खरीदा है, तो वो माने जाएंगे सिंगल यूनिट, कि हाँ ये एक ही बनता है। इस पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लिया है मैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, आप कभी सीधा पूछ लेता है, कभी उल्टा, मतलब सीधा मतलब होता है कि कोई पूछ लेता है कि ये कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी है, और कभी पूछता है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, हम बता रहे हैं ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाह रही है, तो क्या ये बदल सकती है? तो अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहेगी, तो उसे उसके मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 200, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर 200 है। तो मेंबरशिप चेक कर रहे हैं कि क्या मैक्सिमम मेंबर 200 है या नहीं। देख लेते हैं। डायरेक्टर है उसके रिलेटिव, ये मेंबर्स, ये इम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा इस केस में। तो डायरेक्टर उसके मेंबर, ये 18 मेंबर्स ऐड होंगे। एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, आपने पढ़ लिया, तो मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, एक्स एम्प्लॉयज भी काउंट नहीं होंगे। और ज्वाइंट ओनर देखो, ये जो है ना 7, ये होता है कितने नंबर्स ऑफ मेंबर। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, ये होता है नंबर्स ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? एक सेकंड बस। नंबर ऑफ मेंबर्स, ये कितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना? तो ये 7 तो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर को, ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि कितने उन्होंने शेयर होल्ड करे ईच ने, कि 7 मेंबर्स ने मिलके एक साथ 2 शेयर होल्ड करे, यानी कि 14 शेयर होल्ड करे, 7 मेंबर ने। तो ये 7 को 7 नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज्वाइंटली ओन करे हैं, तो इन 7 को माना जाएगा सिंगल यूनिट। मतलब नहीं, सॉरी, मैं वो गलत बोल रहा हूँ, कि ये 7 को माना जाएगा कि ये 7 मेंबर है, तो 7 माना जाएगा, चाहे भले 2-2 शेयर होल्ड कर रहे हो, लेकिन माने मेंबर 7 ही जाएंगे, 14 नहीं माने जाएंगे मेंबर। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अदर मेंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MNP लिमिटेड प्रोसीड्स टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं मैम डायरेक्टर्स कंपनी के। तो कब कर पाएंगे? जब प्राइवेट कंपनी की कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे। और प्राइवेट कंपनी की कंडीशन क्या है? कि मैक्सिमम मेंबर्स पे लिमिट है 200 की। तो अगर मेंबर मैक्सिमम 200 बन गए तो कन्वर्सेशन अलाउड होगा, वरना कन्वर्सन अलाउड नहीं होगा। देख लेते हैं। और फिर ये दूसरे पॉइंट में पूछा है वेदर द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर नीड टू बी रिड्यूस, क्योंकि अगर मान लो 200 से ज्यादा की लिमिट हुई तो फिर 200 मेंबर घटाने पड़ेंगे। अब क्या प्रोसीजर है घटाने का, वो तो अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोई प्रोसीजर को फॉलो करके मेंबर घटाए जा सकते हैं। तो क्या कंपनी को मेंबर घटाने की जरूरत भी है? कि अगर मान लो 202 हैं, लाइक सपोज कि इसके कंप्यूटेशन में 202 मेंबर आ जाए, तो क्या फिर मेंबर्स को 2 मेंबर घटाने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 200 है। तो क्या घटाने की जरूरत है या नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तो हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखो, आंसर राइटिंग लिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर राइटिंग भी ऐसे लिखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको लिखनी पड़ती है प्रोविजन,
ये है प्रोविजन। मैं यहाँ प्रोविजन लिखना भूल गया, अगली बार लिख दूंगा, लिख ही देता हूँ ना अगली बार। क्या, जस्ट अ मिनट, लिख ही देता हूँ मैं। प्रोविजन, प्रोविजन, यह है प्रोविजन। प्रोविजन क्या क्या है, जो हमने लॉ पढ़े हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं प्रोविजन के अंदर कि हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या लॉ पढ़े हैं। सबसे पहले हम बताएंगे प्राइवेट कंपनी होती क्या है। तो हमने बताएंगे, इस पर मैं थोड़ा आराम से करूंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है अपना, तो समझ में आ जाना चाहिए इससे ड्राफ्टिंग भी। कि प्रोविजन पर समझाएंगे। सबसे पहले तो प्रोविजन में लिखेंगे एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय विच इस आर्टिकल, एंड उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओबीसी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट 200 है। और उसने अपने यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ये मैंने आंसर वहां से कॉपी कर लिया था, आई के पीवाईक्यू में आया था, तो पीवाईक्यू से कॉपी कर लिया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ होना चाहिए था आर्टिकल के बाद, क्योंकि हमने मेन उसमें पढ़ा है प्रोविजन में बाई इट्स आर्टिकल। पहला पॉइंट जो था कि रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे, लेकिन वो अपने आईसीए ने अपने सजेस्टेड में नहीं लिखा, लेकिन आप लिख देना कि वो आर्टिकल में उसके लिखा होना चाहिए कि उसका रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर का। तो वो लिख देंगे इसके बाद आर्टिकल के बाद, और उसके बाद लिखेंगे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओबीसी द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स 200, कि ओबीसी के अलावा बाकी सबके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 है। अब पढ़ेंगे अगला, द प्रोविजन प्रोवाइडिंग द कंपनी तो प्राइवेट कंपनी कैन बी हैव द मैक्सिमम मेंबर ऑफ 200, लेकिन 200 की लिमिट में हम किन्हें एक्सक्लूड करेंगे वही बताना पड़ेगा। पहले हम बता देंगे सारी चीज की लोग क्या कहता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि लोग प्राइवेट कंपनी किसे मानता है। फिर लोग प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की 200 की काउंटिंग में किसे किसे इंक्लूड नहीं करता, किसे इंक्लूड नहीं करता, एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करता जो मेंबर बन चुके, एम्प्लॉय कम मेंबर हो चुके, ठीक, या एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स को भी इंक्लूड नहीं करता, और ज्वाइंट ओनर को सिंगल मानता है। ये देखो, ये सब मैंने आईसी की उससे कॉपी करा था सजेस्ट, लेकिन कितना इसमें मिसप्रिंट है कि यहाँ पे इन्होंने वो भी नहीं बताया कि ज्वाइंट ओनर, यहाँ पॉइंट 3 आना चाहिए था। ये मैं लिख देता हूँ कि ज्वाइंट ओनर वाला पॉइंट भी यहाँ आना चाहिए। एक सेकेंड, कि ज्वाइंट ओनर को सिंगल यूनिट टेस्ट माना जाएगा। ज्वाइंट ओनर विल ट्रीट सिंगल यूनिट ये सब होगा। इसके बाद आता है कि फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस मतलब कि क्या क्वेश्चन ने बोल रहा है वो सब लिख देते हैं शॉर्ट समराइज करके। फिर तो आप कॉपी कर लोगे क्वेश्चन से फैक्ट ऑफ द केस। कैसे कॉपी करोगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन की टेबल बनाना छोटी, हो जाएगा काम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये क्वेश्चन की टेबल। अब आप बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे देंगे, हमसे दो चीज पूछी तो हम 2 पॉइंट में कंक्लूजन दे देंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है कि कितने मेंबर्स हैं। इन दी प्रेजेंट केस एमएनपी लिमिटेड कैन कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। प्रेजेंट केस में एमएनपी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, हमने बता दिया कैसे कर सकती है, क्यों कर सकती है। एज द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स आफ्टर कन्वर्जन विल बी 162, की कन्वर्जन करने के बाद टोटल मेंबर्स 162 बैठते हैं। कैसे कंप्यूटेशन, कैसे 162 की, 18 तो डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स उनके उनके रिलेटिव 18 हो गए, 7 ज्वाइंट ओनर हो गए, और 37 अदर मेंबर हो गए, तो टोटल आ गए 162। नो नो एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर। अच्छा, दूसरे में पूछा था कि मेंबर घटाने की जरूरत है क्या, तो 162 है, 200 से तो कम ही है, तो घटाने कोई नीड ही नहीं है। नो, द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर नीड टू बी रिड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ आफ्टर कन्वर्जन विल बी 162। अच्छा, ये 7 मेंबर आपको लग रहा है मैं सिंगल यूनिट बोला तो 7 मेंबर कैसे आए। देखो, अगर मैं सिंगल यूनिट ना बोलूँ इसका मतलब होता है कि 14 मेंबर्स की, क्योंकि सातों के सातों दो दो शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंगल यूनिट ना बोलूँ तो ये 14 मेंबर बन जाते हैं, लेकिन मैं सिंगल यूनिट बोल रहा हूँ कि ये 2 शेयर लिए, शेयर 2 लिए हैं, लेकिन चाहे कितने भी शेयर लो मेंबर एक ही ट्रीट होगा। एक सेकेंड, थोड़े से डार्क कर देता हूँ किसी और कलर से। ये जो 2 है, ये 2 जो है, ये दो दो शेयर 7 मेंबर ने मिलकर दो दो शेयर होल्ड करे, लेकिन मेंबर तो 7 ही है ना।
शायद 2 शेयर करो या 20 शेयर करो, लेकिन अलग अलग 7 मेंबर हैं, 2 शेयर नहीं। सुनो अब बताता हूँ, गलत बोल रहा मैं कि 7 मेंबर से दो, मतलब टोटल मेंबर 14 थे, लेकिन दो दो ज्वाइंट मेंबर थे। मतलब जैसे 2 मेंबर हम हैं, फिर 2 मेंबर हम हैं, ऐसे 7 जोड़े थे, दो दो मेंबर के। 7 जोड़े, 7 पेयर्स थे, दो दो मेंबर के। ठीक। तो ये कह रहा है कि दो दो मेंबर हो या 10 10 मेंबर हो, लेकिन जितने पेयर्स जितने जोड़े हैं उतने ही मेंबर ट्रीट करे जाएंगे। चाहे यहाँ 20 होता, कि मान लो 20 मेंबर ने मिलकर 7 जगह लिए शेयर, लेकिन फिर भी माना जाएंगे पेयर्स को ही ऐड करा जाएगा। ये होता है इसका मतलब कि जितने पेयर्स है ना उतने ही माने जाएंगे, चाहे एक पेयर में कितने भी मेंबर हो, कि एक जोड़े में चाहे कितने भी मेंबर हो, लेकिन जितने जोड़े हैं ना उनको माना जाएगा। 4 4 मेंबर के जोड़े हैं 3 मान लो, 4 4 और फिर 4 के 3 जोड़े हैं, तो कि क्या उनको मानेंगे? 4 दिया 12, यानी कि 12 मेंबर मानेंगे? नहीं, सिर्फ 3 मेंबर मानेंगे जितने पेयर्स हैं। अब अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स स्मॉल कंपनी गिव अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो अदर देन पब्लिक कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो एक नीचे दी हुई बिलो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, उसे कहेंगे स्मॉल कंपनी। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहूँ कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, वे कही जाएंगी स्मॉल कंपनी। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है पेड अप शेयर कैपिटल की। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बीच डज नॉट exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 करोड़ रुपीस। कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस से 10 करोड़ के बीच में होगी, और जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डज नॉट एक्सीड करेगा 10 करोड़ और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि 10 करोड़ से और 100 करोड़ की 100 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर होगा, वो कंपनी स्मॉल कंपनी समझो। ऐसी कोई कंपनी, ये बता रहा है कि मैं बताऊंगा एग्जैक्टली आज के टाइम पे क्या लिमिट है, ये बता रहा हूँ जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। कि लॉ ने कहा कि कोई सी भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से लेके 10 करोड़ के बीच में है, और जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में है, 100 करोड़ के बीच में है, तो उस कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा। लेकिन जो लिमिट्स लॉ मेकर बताएंगे उस टाइम पे, आज के टाइम पे जो कंपनी जो लिमिट बता रखी होंगी, वो लिमिट इन लिमिट के बीच में आनी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट में पढ़ा कि पीपीटी से दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे। आज के टाइम पे क्या बोल रखा है स्मॉल कंपनी के अंदर, आज के टाइम पे, कि अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है, तो और किसी एंड और साथ में उस कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ तक है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाती है। मतलब आज के टाइम में किसी कंपनी का अगर क्या बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और टर्नओवर 40 करोड़ तक है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी के अंदर आ जाती है। अब पढ़ लेते जो मेन प्रोविजन था, कि जो पेड अप शेयर कैपिटल किसके बीच में होनी चाहिए? 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में। और हमारे आज के जमाने में, आज के टाइम में क्या कह रखा है कि 4 करोड़, तो इन दोनों के बीच में ही है, तो ठीक है। मतलब लो को अल्टा वायर्स तो नहीं कर रहे हैं ना, लो के बीच में ही है ना। जहाँ जितनी लिमिट लो ने बताई, लो ने कहा कि 50 लाख से क्या बोले 10 करोड़ के बीच में आप कुछ भी रखो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखेगा तो लो नहीं बताएंगे। और उसके जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। तो 40 करोड़ है आज के टाइम में उसके टर्नओवर की लिमिट भी। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप। दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी स्मॉल कंपनी उसको कहेंगे जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख से वो 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में होगी, और उसके पेड टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होगी। उस कंपनी में कंपनी बाय शेयर्स।